ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी को समझने से पहले या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का अवतरण, उसका बेस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट that provides the basic structure of the political system of a country and defines the power of main organs of the state। यानी कि ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को एक बेसिक स्ट्रक्चर देता हो और जो स्टेट के मेन ऑर्गन्स हैं उनको उनके पावर देता है। Okay, Constitution also demarcates the jurisdiction and the responsibilities। किसी भी states को क्या उनका jurisdiction है, क्या उनका responsibilities है, उनको भी Constitution के द्वारा बताया जाता है। जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, वो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा, यानी मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दीजिए जहां हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकेंगे। सो द फर्स्ट प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय एंड इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस demanded that the constituent assembly should be freed from outside interference। मतलब यहाँ जो भी constituent assembly में members होंगे they all will be Indians। कोई भी ब्रिटिशर्स उसमें अलाउड नहीं थे, कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स उसमें अलाउड नहीं थे, कोई भी आउटसाइड से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ये जो ऑफर था, प्रपोजल था जवाहरलाल नेहरू का 1938 का, डेट वाज एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1940 बाय ऑगस्ट ऑफर्ड, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होता है नवंबर 1946 में। ठीक है, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल गया नवंबर 1946 में, लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एक्ट बनने वाला था इंडिया में? नहीं। जब सबसे पहला एक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, डेट वाज रेगुलेटिंग एक्ट। ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का, कि हम पहले और क्या चेंजेस कर चुके थे गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो सबसे पहला जो एक्ट आया था, डेट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये फर्स्ट एक्ट था, तो इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेंट्रलाइज द गवर्नमेंट, और इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हम गवर्नमेंट को क्या करना चाह रहे थे, सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे। हम गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज करना चाह रहे थे। तो इसके पहले तक जो इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था, वो 3 प्रेसिडेंसी से अपना काम कर रहे थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये तो सेंट्रलाइज करना चाह रहे अब हम गवर्नमेंट को। तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनको एक नया पोस्ट बनाकर दे दिया गया, दैट इज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अभी तक जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगे। और जो अदर 2 गवर्नर थे, दैट वाज गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उनको बस इनका असिस्टेंट बनाया गया। दे वर टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था कलकत्ता में। तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट बना, दैट वाज इन कलकत्ता। ठीक है, इसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और इनको असिस्ट करने के लिए 3 अदर जजेस को रखा गया था। अच्छा, जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, एंड इट वाज द फर्स्ट एक्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह गया था, तो इन्हीं डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक नया एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, उसके बाद जो एक्ट आता है दैट वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे डुअल गवर्नमेंट या फिर डबल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था। दो बॉडी बन गई थी। अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज जस्ट अ कॉमर्शियल बॉडी, नॉट अ पॉलिटिकल बॉडी। अब यहाँ पर दो बॉडी बनाया गया, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनका काम था कि आप सिर्फ और सिर्फ कंपनीज का अफेयर्स देखेंगे, कॉमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। लेकिन जो नया बॉडी बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो अब क्या देखने लग गया, पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखने लग गया। तो यहाँ पे दो बॉडी बना, यहाँ पे दो बॉडी बने, दैट वाज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब डबल गवर्नमेंट बन गया, दो बॉडी बन गए, अब वो पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखने लग गए, कॉमर्शियल अफेयर्स भी देखने लग गए। इसीलिए बोला कि इट वाज द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दैट ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया वाज कंप्लीट। ठीक है, अब इंडिया में ब्रिटिश पोजेशन होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, दैट वाज अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है दैट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब 1833 से अब चार्टर एक्ट आना स्टार्ट हुआ। दो चार्टर एक्ट आते हैं, 1833 और 1853 का। ये क्या बदल कर ला रहा है, तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था सेंट्रलाइज करने का दैट वाज फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब जो चार्टर एक्ट 1833 में आया, ये फाइनल स्टेप है टू सेंट्रलाइज द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये फाइनल स्टेप हो रहा है टू सेंट्रलाइज द ब्रिटिश इंडिया। अब सेंट्रलाइज होने का मतलब क्या हुआ कि एक ही गवर्नमेंट होगा। तो अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और बाकी दो गवर्नर इनको असिस्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या, जो गवर्नर ऑफ बंगाल है यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो चुका है, यानी फुल्ली तरीके से सेंट्रलाइज हो चुका है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब एक ही गवर्नर जनरल होगा जो कि मद्रास को भी देखेगा, बॉम्बे को भी देखेगा और बंगाल को भी देखेगा। और अभी जो प्रोविजंस बन रहे थे चार्टर एक्ट 1833 से पहले, जो भी प्रोविजंस बन रहे थे दैट वाज जस्ट अ रेगुलेटिंग एक्ट, एक गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए। बट अब जो एक्ट बनेगा दैट विल बी नोन एज एक्ट, मतलब अब ये पूरी तरीके से लीगल हो चुका है। और पूरी तरीके से लीगल हो चुका है, सिस्टम पूरा का पूरा सेंट्रलाइज हो चुका है। तो अब क्या बोला कि जो ब्रिटिश इंडिया थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुका है, अब कॉमर्शियल बॉडी नहीं रहा। अभी तक वो कॉमर्शियल बॉडी, स्टार्टिंग तो वो कॉमर्शियल बॉडी था, फिर पिट्स इंडिया एक्ट से वो कॉमर्शियल बॉडी भी हो गया, पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखने लग गया। अब चार्टर एक्ट से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो चुका है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया, तब इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो इनको सिविल सर्वेंट्स की जरूरत होगी। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ओपन एग्जामिनेशन करवाएंगे हम सिविल सर्वेंट्स के लिए 1833 से। फिर चार्टर एक्ट 1853 आता है। अभी तो बस इंट्रोड्यूस किया गया था, एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम ओपन कंपटीशन करवा देंगे सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था ये चीज। इम्प्लीमेंट होगा 1853 के चार्टर एक्ट से। 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके तहत मैक्यूले कमिटी को स्टैब्लिश किया जाता है, मैक्यूले कमिटी को स्टैब्लिश किया जाता है। ये इसमें से कंफर्म होता है कि हाँ हम ओपन कंपटीशन करेंगे, वहां से हम सिविल सर्वेंट्स को हायर करेंगे एग्जाम्स के तहत। और अभी क्या था कि अब तो सेंट्रलाइज कर चुके थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिए थे। एक गवर्नर जनरल था जो पूरे इंडिया को देख रहा था, सारे पावर्स उनके पास थे, सारे फंक्शंस उनके पास थे। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अलग करके, और कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव को भी इंट्रोड्यूस करने लग गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट से क्या हो रहा था, हमने सेंट्रलाइज तो कर दिया गवर्नमेंट को, सेंट्रलाइज कर दिया तो अब एक आदमी होगा, एक हेड होगा, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, वो सारे इंडिया को देख रहा था, अदर प्रेसिडेंसीज को भी देख रहा था। अब एक आदमी देख रहा है तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन करने लग गया, उसके लिए ओपन एग्जाम कंडक्ट कराने लग गया, जो कि मैक्यूले कमिटी से कंफर्म किया गया कि हाँ ओपन कंपटीशन हम करवाएंगे। ठीक है, और जो फंक्शंस थे लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एक्ट ऑफ 1858 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साल पहले ही 1857 में फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका था। इसी चीज को सप्रेस करने के लिए कुछ कमेटी भी बिठाए गए, कुछ नए नए ऑफिसर्स को भेजे गए, जैसे ह्यू ग्रोस थे, हाँ, लॉर्ड कैनिंग थे, ये सबको भेजे गए थे सप्रेस करने के लिए जो रिवॉल्ट हो रहा था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, मतलब क्वीन एडमिनिस्टर करेगी इंडिया को। तो 1858 का जैसे ही इन्होंने एक्ट लाया तो वो ये बोला गया क्वीन द्वारा कि इट्स अ गुड गवर्नमेंट एक्ट, मतलब ये जो एक्ट है ना, इसमें हम जो भी अमेंडमेंट करके ला रहे हैं, जो भी संशोधन करके ला रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, इसीलिए हमने इसको कहा कि गुड गवर्नमेंट एक्ट है ये। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था वो वाइसरॉय का पोस्ट हो गया, नाम बदल दिया, काम वही है। और जो डबल गवर्नमेंट, जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत डबल गवर्नमेंट चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो सारा खत्म कर दिया गया, एंड दी डबल गवर्नमेंट। और डबल गवर्नमेंट को खत्म करके सिर्फ एक बॉडी बनाया गया, वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये अब सारा का सारा अफेयर्स को देखेगा, और इसको असिस्ट करने के लिए 15 एडवाइजरी बॉडी भी इनको दिया गया था। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट को खत्म किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको खत्म करके, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था। उसके जगह एक नया पोस्ट बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जहां जिसको 15 एडवाइजरी बॉडी उसको असिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद काउंसिल एक्ट्स आने लगे, 3 लगातार काउंसिल एक्ट्स आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अच्छा, काउंसिल एक्ट्स में काउंसिल्स पे ज्यादा बात कर रहा है, काउंसिल में एक्ट में ऑब्वियसली बात है ना, काउंसिल पे ज्यादा बात करेगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे बात हो रही है। अब 1861 में लोकल रिप्रेजेंटेटर को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोडक्शन मिला। तो 3 ऐसे इंडियंस थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जगह मिले थे, दैट वाज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, 3 को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोडक्शन मिला। थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड हुआ कि जो पावर्स थे, प्रोविंशियल पावर्स थे, वो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल को अलग अलग दिया गया, बट हाँ ओवरऑल यूनियन में सेंटर के पास पावर था, बंगाल के पास ही पावर था, वाइसरॉय के पास। कुछ नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी बनाया गया था, स्टैब्लिशमेंट किया गया, जो एक तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में थे, बंगाल में थे और पंजाब में थे। 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और पावर दिया गया वाइसरॉय को कि आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में, वो 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। तो इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस का पावर था वाइसरॉय के पास, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियन को इंट्रोडक्शन मिला था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और नए लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब में, बंगाल में, ऐसे जगह पे। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अच्छा, काउंसिल है, अगेन काउंसिल का बात करेगा तो मेंबर्स को बढ़ा दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंट्रल काउंसिल में। अब मेंबर्स बढ़ गया तो कैसे नॉमिनेट करेंगे, तो आइडिया ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर भी वहां पे डाला गया था, और बजट भी डिस्कस करने लगा, क्योंकि अब लोग बढ़ गए हैं तो डिस्कशन के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो बैठकर बजट डिस्कस कर रहे थे। मेंबर बढ़ गया, मेंबर बढ़ा किसके तहत, सेकेंड इंडियन काउंसिल, जो कि 1892 में आया। ठीक है, और जब ऐसे ही मेंबर बढ़ा तो हम कैसे बढ़ा रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि हाँ इलेक्शन प्रोसीजर से हम लोग बढ़ा लेंगे, और वहां बैठ के क्या डिस्कस करेंगे, तो अपन बजट डिस्कस कर लेंगे बैठ के, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। फिर आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अभी एक नया पोस्ट बनाया गया था डुअल गवर्नमेंट को खत्म करके। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट को 1858 में खत्म करके एक नया पोस्ट बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वही जो लॉर्ड मॉर्ले है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय था। इन दोनों ने मिलकर एक रिफॉर्म बनाया, एक एक्ट पास करने के लिए रिफॉर्म तैयार किए, और उसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं।
इंक्रीज कर दिया गया और भी साइज को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जो आईएएस के एग्ज़ाम के लिए या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए ओपन कंपटीशन था, उसको पहला इंडियन क्लियर किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। और जो लॉर्ड मिंटो हैं, इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस कराया था मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, ये रहा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मॉन्टगो जो थे वो अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चेम्सफोर्ड वाइसरॉय था, रिफॉर्म्स था। इन्होंने क्या किया इस एक्ट के तहत, हुआ ये कि डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ावा मिला, जो सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनके लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन कराया गया। एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर ऑफिस लंदन में, जो कि यहाँ का सारा सब्जेक्ट वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बजट भी डिस्कस करने लगे, स्टैट्यूटरी कमीशन स्टैब्लिश होने लग गया 1919 के तहत। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडेप्ट किए हैं। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, दैट वाज अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। डायराकी जो था वो 1919 में इंट्रोड्यूस तो किया गया था, जहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो था उसको 2 हिस्सों में रखा गया था, ट्रांसफरेबल और रिजर्व में। इसको हटा दिया गया और सारा पावर प्रोविंशियल को मिल गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, अगेन थोड़ा सा और सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाया गया। अब जो डिप्रेस्ड कमिटी था, जो लोअर कास्ट थे, उनके लिए भी अलग से इलेक्टोरेट बनाया गया था। आरबीआई और पब्लिक सर्वेंट कमीशन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायराकी इंट्रोड्यूस हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन, सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ावा मिला था। सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया मिंटो लेकर आए थे 1909 में, 1919 में इसको बढ़ावा मिला, जहाँ पे सिख, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियंस इनको मिला। 1935 में और ज़्यादा बढ़ावा मिला, डिप्रेस क्लास, लोअर कमिटी, लोअर कास्ट, इनको भी मिला था। फिर 1947 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, उसके बाद तो फ्रीडम ही मिल गया था। तो 20 फेब 1947 को ब्रिटिश पीएम जो थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा कि हम आपको आज़ादी दे देंगे, इंडिया विल बी फ्रीड फ्रॉम ब्रिटिश रूल बाय 30 जून 1948। जैसे ही यहाँ पे फ्रीडम का बात आया, मुस्लिम लीग ने डिमांड किया पार्टीशन का। ठीक है, तो 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, पार्टीशन भी करवाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो आप तैयार करेंगे वो उन जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होगा इंडिया में जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे फ्रेम हुआ पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन नहीं अटेंड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कौन अटेंड कर रहे थे, कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, वो सारे जो है आगे वाले वीडियो में होगा डिस्कस।